हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लवलीज थ्योरम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लवलीज थ्योरम क्या कह रहा है एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज़ कांस्टेंट, कि हर एक बाउंडेड भी होगा और एंटायर फंक्शन भी होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। अब बात करते हैं बाउंडेड की और एंटायर फंक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट, एंटायर फंक्शन क्या होता है। एंटायर फंक्शन होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी भी किसी मतलब हर एक पॉइंट पर, अगर कोई मतलब मैंने कर ली उसका, अगर हर एक पॉइंट पर कोई भी फंक्शन दिया, मैंने सेट लिया, उसके हर एक पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा, मतलब कोई फंक्शन सपोज मैंने z लिया, ठीक है ना। इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ z, अगर z ले रहा हूँ मैं पॉइंट, उसके हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तब हम उसको कहेंगे एंटायर फंक्शन। अब बात करते हैं बाउंडेड की। तो बाउंडेड में देखिए, सबसे पहले बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो पता होना चाहिए। तो बाउंडेड अबोव क्या होता है कि अगर कोई हम x एक सेट लेते हैं जो किसका सबसेट है, r का सबसेट है, मतलब रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है उसमें। तो बाउंडेड अबोव क्या होता है कि अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट ले लूँ एक, वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए किसी के क्या है वो मैं समझाता हूँ। अगर सपोज आपके पास x के सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए 1 जो है वो छोटा है या बराबर है, मतलब 5 से, 2 है वो छोटा या बराबर है 5 से, 3 मतलब इसका हर एक एलिमेंट इस 5 के जितना, मतलब इसका ऑर्डर है 5 तक है ना, तो वो होता है के। तो के छोटा या बराबर हो, उसको उस रिलेशन को हम कहते हैं बाउंडेड अबोव। और सिमिलरली अगर स्मॉल के जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, तो तब हम उसको मतलब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि 1 जो है 1 सबसे छोटा है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो इट मीन्स हम इसको कहेंगे बाउंडेड बिलो, ठीक स्टूडेंट, ऐसे वाली साइड को। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आप जब इसका कंसेप्ट आएगा तो बता दूंगा मैं, बाकी वैसे आप याद रखें, ठीक है। बाउंडेड। अब बाउंडेड फंक्शन बात करते हैं, बाउंडेड फंक्शन की। तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है भाई, कि अगर कोई तुम्हारा सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होता है, लेकिन किसके बीच में, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है कि अगर उसका रेंज, मतलब किसी सेट का रेंज पता है ना भाई, आप सबको डोमेन, कोडोमेन, रेंज सबको पता है। रेंज क्या होता है, इमेजेस ऑफ ए सेट इज़ नोन एज रेंज, कि जो भी इमेजेस बनती है ना कोडोमेन में, तो उनकी सेट को हम बोलते हैं रेंज। अगर किसी फंक्शन का रेंज बाउंडेड होगा तो तब हम कहेंगे वो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। मतलब जैसे कि साइन एक्स का रेंज अगर निकालो, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, क्योंकि साइन एक्स का जब ग्राफ बनाओगे ना आप, तो ऐसे बनता है, ऐसे, मतलब इट मीन्स -1 और 1 के बीच में ही रहता है। इसकी पैरेलल लाइन में, इसकी पैरेलल लाइन में, एक्स के पैरेलल लाइन में जो ग्राफ ड्रा होता है, और जो भी उसका रेंज होता है ना, मतलब साइन एक्स का, वो -1 to 1 के बीच में होता है, मतलब 0 फिर पाई इस तरीके से चलता रहता है, -1 to 1 के बीच में ही होता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं साइन एक्स इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब किसी चीज़ के कोई मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो मतलब किसी दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करे, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। जैसे कि साइन एक्स की रेंज किस के बीच में लाई कर रहा था, -1 और 1 के बीच में, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं साइन एक्स इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि हर एक बाउंडेड एंटायर फंक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ, देखिए स्टूडेंट प्रूफ, मान लेते हैं ए एंड बी कोई आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं हम इन जेड प्लेन में। एक जेड प्लेन होगा ना ऐसा, उसके बीच में हम दो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी। तो मैं लिखूँगा लेट ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। लेट ए एंड बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जेड प्लेन, ठीक, लिख लेंगे आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन जेड प्लेन, ठीक स्टूडेंट। एंड लेट सी बी आर लार्ज सर्कल, एक सी ले लेते हैं जो किसको डिनोट कर रही है, एक लार्ज सर्कल है विद सेंटर जेड, इक्वल टू 0, और मतलब ऐसे लेना ना भाई, ये सेंटर 0 है तो एक सर्कल ड्रा कर देंगे और उसके बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे, तो ए और बी, ठीक स्टूडेंट। जेड इक्वल टू 0 एंड रेडियस आर, और उसका रेडियस कितना होगा, आर, कैपिटल आर, ठीक स्टूडेंट।
सच दैट सी जो है वो इंक्लूज करे ए एंड बी को, मतलब जो भी ए एंड बी आएगा वो इसके बीच में ही, सर्कल के बीच में ही लाई करेगा कहीं ना कहीं, मतलब इनक्लोज्ड में लिखा है, आगे लिखेंगे आप सच दैट सी इनक्लोजेस ए एंड बी। ठीक स्टूडेंट, सी ए और बी को इनक्लोज करेगा। ठीक स्टूडेंट, इस तरीके से सर्कल में। अब सच दैट सी इनक्लोजेस ए एंड बी, ये आप ऐसे लिख लो सबसे पहले ना हो इक्वेशन, अब सर्कल बनी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब इक्वेशन ऑफ सी वो क्या होगी, वो मॉड ऑफ जेड होगी। और मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रेडियस। मॉड ऑफ जेड किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो सच दैट जो जेड है वो किसके बराबर हो जाएगा, और ए की पावर आयोटा थीटा। ठीक स्टूडेंट, अब अगर जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा और ए की पावर आयोटा थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और इंटू डी थीटा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना भाई, आर कांस्टेंट है बाहर तो आयोटा थीटा, ए की आयोटा थीटा क्या आ जाएगा, आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। अब जब इसका मैं मॉड कर लूँगा, दोनों साइड मॉड ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, इसका मॉड करूँगा आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास और मॉड ऑफ डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं एफ ऑफ जेड क्या है, तुम्हारा एनालिटिक है और बाउंडेड है, क्योंकि इंटायर फंक्शन की बात की तो इंटायर फंक्शन में मैंने बोला क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा एवरी पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिक, सॉरी इंटायर फंक्शन। अब मान लेते हैं लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक एंड बाउंडेड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इन सी में। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट एम, एक एम एग्जिस्ट करेगा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस तरीके से कि एफ ऑफ जेड का मॉड जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू एम होगा, और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक स्टूडेंट, जेड सी के अंदर ही होगा ना। अब समझ आई ना एक चीज़, बाउंडेड फंक्शन के लिए क्या होता है कि उसकी जो इमेजेस होती हैं, एफ ऑफ जेड क्या होता है इमेजेस, उनका रेंज को मैंने मॉड से जोड़ कर दिया, उनका रेंज जो है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड, मतलब किसी चीज़ के मतलब किसी एम के बीच में फॉल करना चाहिए, मतलब लेस देन और इक्वल टू एम, या तो उसके बराबर होगा या उससे लेस होगा, मतलब उसके बीच में ही फॉल करेगा, ये होगा बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखिए बाई कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला लगाऊंगा मैं फॉर पॉइंट ए के लिए और बी के लिए। तो ए के लिए मैंने पहले से आपको इक्वेशन फर्स्ट में बताया था, जब मैंने इंटीग्रल फार्मूला बताया था, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर बाई कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला से एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। ठीक स्टूडेंट, और एंड एफ ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी हो जाएगा इंटू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या कर दूँ, अगर इसको माइनस कर दूँ, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कर दूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, फिर इधर तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आई 1/2 पाई आई बाय एफ ऑफ जेड बाय, तो क्या बचेगा इंटू 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और एफ ऑफ जेड डी जेड। अब जब उसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप इसके बाद ऐसे करेंगे देयरफॉर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू, इसको भी माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये भी कांस्टेंट नहीं है, एफ ऑफ जेड इधर भी है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, मतलब है रहेगा इंटीग्रल के अंदर लेकिन वैल्यू बाहर आ जाएगी, और अंदर बचेगा 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी। ठीक स्टूडेंट, और फिर जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अपॉन 2 पाई आई। ठीक स्टूडेंट, और इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी डी जेड, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं क्या कर दूँ, इसका ले लूँ मॉड, जब मॉड लूँगा तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई, क्योंकि इसका मॉड करेंगे आई का 1 हो जाएगा 2 पाई, और इंटू इंटीग्रल ओवर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ ए, ठीक, इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ बी। ठीक है, हर एक वैल्यू का मॉड हो जाएगा। ठीक है, इंटू मॉड ऑफ डी जेड। अब देखिए इस लेस देन और इक्वल टू मैं
एफ ऑफ जेड अपॉन 2 पाई आई, इस वाले फंक्शन को मैं एम ले लेता हूँ, लेस देन और इक्वल टू एम इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक स्टूडेंट, अपॉन 2 पाई भी है 2 पाई और इंटू, अब जेड मॉड ऑफ जेड किसके बराबर है, पीछे मैंने लेट किया और के बराबर है, और माइनस मॉड ऑफ ए, ठीक स्टूडेंट, और इंटू और माइनस मॉड ऑफ बी, यही हो जाएगा ना भाई। एफ ऑफ जेड, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की जगह पर लिखा मैंने एम और आगे बाकी वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, और मॉड ऑफ जेड की जगह मैंने लिखा कैपिटल आर, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। अब देखिए इक्वल टू आ जाएगा एम ऑफ एम इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन, अब यहाँ से देखिए मैं अगर आर कॉमन ले लूँ, आर में बाहर ले लूँ तो आर जब मैं, और इंटू 2 पाई आर, सॉरी जब इंटू 2 पाई आर होगा, इंटू 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। फिर जब ए वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम होगी ना, तो इन अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब ये 2 पाई और 2 पाई कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा, ये आपको दिखेगा, तो देखिए आगे 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एम ऑफ ए माइनस बी अपॉन, अब और मैं इधर से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन और इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ बी अपॉन आर, क्योंकि आर बाहर हो गया ना, तो जब आर बाहर होगा तो अब देखिए भाई अब चूँकि अगर एम ऑफ ए माइनस बी जो है भाई, तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे नहीं करना चाहते। देखिए चूँकि एज ए माइनस बी या एज एम अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट हो गया ना, बराबर आ गई एफ ऑफ ए, जो हमने कांस्टेंट आर्बिट्री लिए थे वो बराबर आ गए, तो इट मीन्स फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो हैंस द फंक्शन गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल जेड इन सी, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ आया ना आपको, ये 0 कैसे होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होगी सारी, तो जब ये कांस्टेंट होगी जाएगी तो ये एम 0 को अप्रोच कर रहा है, तो एज एम अप्रोचेस टू 0, तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हम पॉइंट किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम इसका सेंटर जो है ना, सेंटर इसका 0 ले रहे हैं, ठीक है, रेडियस सॉरी हाँ सेंटर इसका 0 ले रहे हैं, तो 0 पॉइंट पे ये एम जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी ना, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से भाई ये थी इम्पोर्टेंट थ्योरम, आप बाकी आप बुक में भी डिटेल से पढ़ सकते हो, बुक में भी है और वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बस एक दो बस अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कल के लेक्चर में, तो परसों इंशाल्लाह नेक्स्ट सब यूनिट शुरू करेंगे, तो फिर आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। जब यूनिट ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो आप लोग मुझे डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं।